नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं रणविजय कुमार सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन एसटीडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अभिप्रेरणा या अप्रेरक क्या है, अप्रेरणा के प्रकार कितने हैं, अप्रेरणा के सिद्धांत इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, MP टेट, BR टेट, KBS, NBS, DSSB इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा जो भी चीज हमसे काम करवा ले वही अभिप्रेरक है। क्या है? जो भी चीज हमसे काम करवा ले वही अभिप्रेरक है। अभिप्रेरणा को ही अभिप्रेरक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अभिप्रेरक। अभिप्रेरणा को अभिप्रेरक भी कहते हैं। जैसे भूख, पुरस्कार, दंड इत्यादि। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोई कार्य शुरू करने, जारी रखने और इसका नियंत्रण करने को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। गुड के अनुसार गुड महोदय कहते हैं कि कोई कार्य शुरू करने, जारी रखने और इसका नियंत्रण करने को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा के 4 संघटक होते हैं। कितने होते हैं? अभिप्रेरणा के 4 संघटक हैं। कौन कौन है? नंबर 1 आवश्यकता, नंबर 2 चालक या अंतर्नोद, नंबर 3 प्रोत्साहन, नंबर 4 अभिप्रेरक। फिर देखें, आवश्यकता जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता। चालक या अंतर्नोद भोजन प्राप्त करने के लिए की गई क्रिया ही क्या है? चालक कहलाती है। फिर प्रोत्साहन भोजन की प्राप्ति से मिली संतुष्टि ही प्रोत्साहन है। अभिप्रेरक यहाँ भोजन अभिप्रेरक है। भोजन क्या है? अभिप्रेरक है। चलिए आगे देखते हैं। अभिप्रेरक या अभिप्रेरणा के प्रकार। तो इसके प्रकार देखिए, इसके 2 प्रकार हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 है जन्मजात। नंबर 1 क्या है? जन्मजात अभिप्रेरक। और नंबर 2 है अर्जित अप्रेरक। अर्जित अप्रेरक 2 हैं। वैयक्तिक अप्रेरक, सामाजिक अप्रेरक। कितने हैं? वैयक्तिक और सामाजिक। जन्मजात अप्रेरक जैसे क्रोध, प्रेम, भूख, प्यास इत्यादि। ये क्या है? ये बच्चे में जन्मजात होता है। भूख, प्यास जैसे जन्मजात अप्रेरकों को जैविक अभिप्रेरक भी कहते हैं। कौन सा? जैविक अभिप्रेरक। ये जैविक अभिप्रेरक कहलाता है। वहीं दूसरा नंबर है अर्जित अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक के 2 पार्ट हैं। नंबर 1 वैयक्तिक अभिप्रेरक, नंबर 2 सामाजिक अभिप्रेरक। वैयक्तिक अभिप्रेरक में जैसे आदतें, रुचियां, लक्ष्य की प्राप्ति इत्यादि। ये क्या है? व्यक्तिगत अप्रेरक होता है। सामाजिक अप्रेरक क्या है? सामुदायिक भावना या संग्रह की भावना। क्या है? सामाजिक अप्रेरक के अंतर्गत सामुदायिक भावना या संग्रह की भावना होती है। आगे देखिए, शिक्षा और अभिप्रेरक। क्या है? शिक्षा और अभिप्रेरक।
सीखने और सिखाने के संबंध में पुरस्कार एवं दंड की मुख्य अभिप्रेरक हैं। क्या? सीखने और सिखाने में दंड और पुरस्कार ही मुख्य अभिप्रेरक होता है। पुरस्कार को सकारात्मक अभिप्रेरक कहेंगे क्योंकि इससे अर्थात पुरस्कार से बच्चे में रुचि बढ़ती है एवं तत्परता बढ़ती है। अतः सकारात्मक प्रेरणा से सीखने अर्थात ये क्या है? सकारात्मक प्रेरणा से सीखने की क्रिया होती है। दंड को नकारात्मक प्रेरक कहेंगे क्योंकि इससे बच्चा भय के कारण सीखता है, रुचि के कारण नहीं। सही है ना? इससे बच्चा क्या करता है? भय के कारण सीखता है, उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती है। अतः इसे बाह्य उत्प्रेरक भी कह सकते हैं। कौन सा उत्प्रेरक? बाह्य उत्प्रेरक। अब देखिए पुरस्कार से लाभ क्या है। पुरस्कार से लाभ, तो पुरस्कार से लाभ क्या है? नंबर 1, रुचि एवं तत्परता बढ़ती है। पुरस्कार से बच्चे में रुचि और कार्य के प्रति जो उसकी लगन है वो बढ़ती है। बच्चा उत्साही एवं परिश्रमी बन जाता है। अगली टॉपिक, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है। कैसे? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बच्चे में बनना शुरू हो जाता है। सीखना आनंददायक हो जाता है। आत्मविश्वास, आत्मगौरव की भावना भी इसमें पैदा होती है। हानि क्या है इससे? देख लीजिए। प्रखर बुद्धि बच्चों के लिए तो लाभदायक है, लेकिन मंद बुद्धि बच्चों में हीनता की भावना पैदा होती है। बच्चों में कटुता व द्वेष भी पैदा होता है। फिर देखिए पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब आप पुरस्कृत कर रहे हैं बच्चे को, तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसी स्थितियों में पुरस्कार महंगा ना हो। कैसा? पुरस्कार तो पुरस्कार होता है, तो पुरस्कार बहुत महंगा ना हो। सामूहिक रूप से पुरस्कार देना चाहिए। समूह में यदि है बच्चे तो उसको उस पुरस्कार को सामूहिक रूप से दीजिए। शाबाशी या प्रशंसा के रूप में पुरस्कार देना बेहतर होता है। आगे देखिए दंड से लाभ क्या है। अब अभी तो आपने पुरस्कार पढ़ा, अब दंड देखिए। जब बच्चे को दंड दिया जाता है तो उससे लाभ क्या क्या होते हैं। अनुशासन पैदा करने के लिए जरूरी है। क्या? दंड। दंड अनुशासन पैदा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। बुरी आदतों और अवांछित कार्यों पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है। क्या? दंड। दंड देकर सुधार भी किया जा सकता है। दंड से हानि क्या है? देखिए बच्चे में हीनता का भाव आ जाता है। यदि बार बार बच्चे को दंड देंगे तो बच्चे में हीनता का भाव आ जाता है। बच्चा सांवेगिक रूप से असंतुलित हो जाता है। बच्चे आदती और भगोड़े हो जाते हैं। दंड देते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है? यदि आप बच्चे को दंड दे रहे हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देख लीजिए। दंड व्यक्तिगत देना चाहिए। शारीरिक दंड कभी देना नहीं चाहिए। शारीरिक दंड कभी देना चाहिए। दंड के रूप में अधिक काम देना चाहिए। ठीक है? दंड के रूप में क्या करना चाहिए? ज्यादातर काम बच्चे को दीजिए। ये नहीं है कि उसको मारिए पीटिए। मारने पीटने से बच्चा सुधरने वाला नहीं है, बल्कि उसे आप दंड के रूप में इतना काम दे दीजिए
कि वह अपने काम में ही व्यस्त हो जाए। अब देखिए अभिप्रेरित शिक्षण के तरीके क्या हैं। अभिप्रेरित शिक्षण के तरीके, ऐसा शिक्षण जिससे बच्चे को सीखने का आनंद मिले, उसमें सीखने की इच्छा जग जाए, वह सीखने के लिए तत्पर हो जाए, अप्रेरित शिक्षण कहलाता है। अप्रेरित शिक्षण के कई तरीके हैं। रुचि के अनुसार शिक्षण, लक्ष्य को बताकर आकर्षण पैदा करना, उत्साह और प्रशंसा, खेल जैसी रुचिकर शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, बच्चों को आवश्यकता का ज्ञान कराना, बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर देना, स्वस्थ प्रतियोगिता साथ साथ सहयोग की भावना विकसित करना, कक्षा का पर्यावरण उत्तम बनाना, सामाजिक सहभागिता, इन सब शिक्षण के तरीकों का हमेशा क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर आगे देखें, अभिप्रेरणा माने सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। महत्व, सीखने में अभिप्रेरणा की निम्नलिखित महत्व है। बालक पढ़ने में रुचि लेने लगता है, उसमें सीखने की तत्परता पैदा होती है। अप्रेरित शिक्षण ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। क्या है, अप्रेरित शिक्षण ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है। अनुशासन, चरित्र निर्माण में सहयोग, व्यवहार में बदलाव, लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग, ये सब क्या है, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व है। किसमें, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व, ये हुआ। आगे देखिए, अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत के विषय में हम देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। कैसे, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर मानव व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि जिज्ञासा, संग्रह, भूख इत्यादि मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। मैकडूगल ही तो बताए थे 14 मूल प्रवृत्तियां। फिर आगे देखिए, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसका, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियां और मनुष्य का अचेतन दो ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के कार्यों और व्यवहारों को प्रेरित करते हैं। फ्रायड महोदय ने बताया कि 2 तरह की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। नंबर 1, जीवन की मूल प्रवृत्ति। जीवन की मूल प्रवृत्ति, और नंबर 2 है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। देखिए, जीवन की मूल प्रवृत्ति, और इससे सकारात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। इससे, जीवन की मूल प्रवृत्ति से सकारात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, इससे नकारात्मक अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। मास्लो का मांग सिद्धांत। इसका, मास्लो का मांग सिद्धांत। मास्लो ने बताया कि जब हम किसी वस्तु की कमी का अनुभव करते हैं तो उसकी मांग भी करते हैं।
इस मांग को पूरा करने के लिए हम किसी काम की शुरुआत करते हैं। अतः मांग या कमी ही अभिप्रेरणात्मक व्यवहार की क्या है? आधारशिला है। इस मांग के अनुसार निम्न से उच्च के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। किसको? इस मांग को निम्न से उच्च स्तर में के क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। जैसे जैविक मांग, तो जैविक मांग में जैसे मकान हुआ, भोजन हुआ, कपड़ा हुआ इत्यादि। सुरक्षा, सामाजिक मांग, आत्मसम्मान, अनुभूति इत्यादि। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्ध।